चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज फर्मेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा फर्मेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हम लोग कहते हैं एक्चुअली हम कह सकते हैं ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो ये दो तरह का हो सकता है, एक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हम कहते हैं प्लांट्स में होता है, प्लांट्स के केस में होता है एल्कोहलिक, और एनिमल्स के केस में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। तो ये दो तरीके का हमको पढ़ना है। फर्स्ट लिख लीजिएगा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। देखो किसमें होता है, अकर्स इन ईस्ट एंड some bacteria. It occurs in yeast and some bacteria. होगा क्या इसमें, ये लिखो, मिटाएंगे ऊपर से लिखेंगे। हो गया। देखो इसमें होता क्या है कि ग्लूकोज जो है ये अल्कोहल में बनता है, लेकिन ये सिंपल सीधे अल्कोहल में कन्वर्ट थोड़ी ना होगा, ये भी स्टेप्स के थ्रू कन्वर्जन होता है इसका। और इसी को हम लोग देखते हैं, ये मान लो हम कह रहे हैं ग्लूकोज है, इसका कन्वर्जन होगा किसमें, तो ग्लूकोज टूटता है और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में ये 3-PGAL का फॉर्मेशन करेगा एंड इसमें 2 ATP यूटिलाइज होता है। फिर PGAL का फिर फर्दर क्या होगा, हम कह सकते हैं कि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन एक तरीके से होगा और ये कन्वर्ट हो जाता है 3-PGA में, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। यहाँ पे क्या होगा, इसमें से क्योंकि हाइड्रोजन हटना है, ठीक है, हाँ इसको फ्रेश पेज में बनाइएगा। इसमें से PGL क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, और इसको एसिड में चेंज करना है, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। और ऑक्सीडेशन के लिए फर्दर क्या है कि हम कहते हैं NAD+ लगेगा, जो कि एक्सेप्टर है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा एंड इट कन्वर्टेड इनटू 2 NADH में, या NADH+H+ में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर ये 2 ADP, यहाँ ATP का भी सिंथेसिस होता है, प्लस फॉस्फेट 2-फॉस्फेट, ये क्या बना रहा है, 2 ATP का सिंथेसिस होगा। It converted into 2-phosphoenol pyruvate। फिर उसका क्या होगा, इसमें से हम कहते हैं फॉस्फेट जो होगा
टू एटीपी and it finally converted into pyruvic acid. Pyruvic acid. ये सारा चीज कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है. पायरुविक एसिड होता है CH3COCOOH. ये होता है पायरुविक एसिड. फिर देखो इस पायरुविक एसिड में पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करता है. और इसमें से ये कितने मॉलिक्यूल है? ये 2 मॉलिक्यूल ना बनेंगे. ये 2 पीपी है तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे. ठीक है, ये 2 पायरुविक एसिड होगा. तो इसमें काम करेगा एंजाइम कौन सा? पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज. डी कार्बोक्सिलेज. ठीक है. और ये क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा एसिटल डिहाइड. एसिटल डिहाइड को हम जानते हैं 2CH3CHO. देखो इसमें से एक कार्बन हट गया है और वो किस फॉर्म में? डी कार्बोक्सिलेज है. तो यहाँ पे 2 क्योंकि था तो ये क्या बन गया? 2CO2 इसमें से रिमूव हो जाएगा. और इस एसिटल डिहाइड के साथ क्या हो रहा है? इसका फर्दर क्या होगा? हम कह सकते हैं कि रिडक्शन होगा एंड इट फाइनली गेट कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल 2C2H5OH. रिडक्शन के लिए क्या चाहिए? तो ये यहां आ जाएगा और ये NaDH प्लस H प्लस ये कन्वर्ट हुआ NaD प्लस में, जो कि कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा. ठीक है. तबीयत ठीक है लेखिका? ये बन गया क्या? इथाइल अल्कोहल, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है. तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये सारी चीजें हो रही हैं. सिंपल याद करने वाला कौन सा स्टेप है? याद करने वाला सीधे याद रखना कि ग्लूकोज पीजीएल बनाएगा, पीजीए बनाएगा, पीपी बनाएगा, पायरुविक एसिड, एसिटल्डिहाइड, देन इथाइल अल्कोहल. हो गया?
एक एक चीज छूट गया था, यहाँ पे इंजाइम का नाम लिख लेना। ये एसिटल्डिहाइड इसमें कन्वर्ट हो रहा है ना, यहाँ पे इंजाइम लिख लेना, ऊपर लिख दे रहे हम एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये यहाँ लिखना, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। हो गया? देखो, इसके बाद से सेकंड हेडिंग डालना लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सेकंड हेडिंग डालना लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सेकंड हेडिंग डालना लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड में सिमिलर, यहां तक तो वही चीज बनता है, पाइरुविक एसिड तक तो बनता है, लेकिन फर्दर उसका डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है, सीधे वहां लैक्टिक लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का होता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम कर रहा है। ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, एंड ये कन्वर्ट क्या करेगा, ये भी यहाँ पे इसका फिर फर्दर इसमें से क्या होना चाहिए, हम कह सकते हैं रिडक्शन होना चाहिए, और ये क्या होगा, यहाँ यूज्ड अप होगा NaDH प्लस H प्लस NaD प्लस फर्दर, और ये क्या बना लेगा हमारा, ये हमारा लैक्टिक एसिड बनेगा 2C3H6O3, ये है लैक्टिक एसिड। सिमिलर चीज है कि पाइरुविक एसिड तक सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ पाइरुविक एसिड का वहां पे क्या होता है, इससे पहले अल्कोहल वाले में क्या होता था, डीकार्बोक्सिलेशन होता है पहले वो, क्योंकि आपको इथाइल अल्कोहल बनाना है, 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनाना है, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का होता है, तो यहाँ रिडक्शन, यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन का हमको जरूरत नहीं है। हो गया? नहीं सर, ओके।
हो गया? संडे को पता नहीं रूटीन में है क्या? अच्छा, इस संडे को टेस्ट था क्या जो बीत गया? अच्छा, पता नहीं, संडे को मेरे को नहीं पता कि क्लास है कि नहीं। हाँ, होना चाहिए था। चलिए, हो गया। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता कहाँ पे है? तो लैक्टिक एसिड बनता है, एक तो हम जानते हैं कर्ड, कर्ड के फॉर्मेशन के समय बनता है। ठीक है, नीचे लिख लीजिएगा, इट अकर्स ड्यूरिंग कर्ड कर्ड फॉर्मेशन एंड in muscles when O2 is inadequate. When O2 is inadequate. देखो, अगर मैं नेट गेन की बात करूं एटीपी मॉलिक्यूल्स का, तो इस आप जहां इक्वेशन लिखे हैं वहां पे देखना उस चीज को। 2 एटीपी कंज्यूम होता है जब ग्लूकोज टूटता है पीजीएल में, फिर 2 एटीपी बनता है जब पीजीए में पीजीएल कन्वर्ट होता है, फिर देखना पीपी जब पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है दैट रिलीजेस 2 एटीपी। तो ऊपर का तो दो दो एक दूसरे से कंपेंसेट कर जा रहा है क्योंकि 2 लग रहा है और 2 निकल रहा है। नीचे वाला 2 एटीपी फाइनली क्या होता है कि रिलीज होता है। तो अगर नेट गेन जो होता है दैट इज 1 मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज है, नेट गेन ऑफ एनर्जी इसमें कितना होगा, 2 एटीपी के बराबर होता है फॉर 1 ग्लूकोज, फॉर 1 ग्लूकोज। वहीं पे इससे पहले वाला जो था वो क्या था, 36 और 38। 36 कब होता है, जब ग्लिसरॉल फॉस्फेट पाथवे को फॉलो किया जाता है तो, और जब मैलेट सब एस्पार्टेट शटल को फॉलो करता है तो 38 एटीपी। एक और पॉइंट है जो हम लोग देखे NADH, वो उसका ऑक्सीडेशन होना NAD प्लस में, मतलब उस पर H हट रहा है प्लस में वो कन्वर्ट हो जा रहा है NAD प्लस में। ये जो प्रोसेस फर्मेंटेशन में होता है ये काफी स्लो होता है एज कंपेयर टू यही चीज जब एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग देखते हैं तो वहां काफी विग्रस होता है वो चीज प्रोसेस। तो कई बार ये एक डिफरेंस के रूप में क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि
NADH तो दोनों ही में ऑक्सीडाइज कर रहा है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इट्स ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन? फर्मेंटेशन में क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन का वो काफी स्लो होता है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन. देखिएगा तो स्टार मार्क लिख लीजिए. तो NADH is oxidized to NAD plus slowly in fermentation. However, this reaction is very vigorous, in case of aerobic respiration. In case of aerobic respiration. हो गया. नेक्स्ट हेडिंग डालना रेस्पिरेटरी क्वेसेंट. नेक्स्ट हेडिंग डालना रेस्पिरेटरी क्वेसेंट. रेस्पिरेटरी क्वेसेंट. रेस्पिरेटरी क्वेसेंट हम बोलते हैं जितना CO2 निकल रहा है और उसके अगेंस्ट पे कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया जाता है. ठीक है. तो रेस्पिरेटरी क्वेसेंट होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 consumed. हो गया. देखो जो रेस्पिरेटरी क्वेसेंट का वैल्यू होता है ये टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे निर्भर करता है. मतलब ये कौन सा सबस्ट्रेट रेस्पिरेशन में जा रहा है इस पे डिपेंड करता है. लिखना है इसमें नीचे वैल्यू ऑफ RQ depends upon the type of respiratory substrate
respiratory substrate and is measured by एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम गैनोंग्स था, गैनोंग। इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको रेस्पायरोमीटर कहते हैं, इससे मेजर किया जाता है। अब देखो इस पे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, काफी सिंपल सा चीज है लेकिन नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। अगर हम सबस्ट्रेट मान लो बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के केस में, तो कार्बोहाइड्रेट्स के केस में जो हमारा रेस्पायरोमीटर जो होगा वो रेस्पिरेटरी क्वेसेंट कितना देगा, तो हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट जब ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है ये जब ऑक्सीडाइज करेगा तो ये क्या देगा, 6CO2 प्लस 6H2O, 6 जितना ऑक्सीजन है उतना ही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस केस में RQ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहीं पे मान लो हम रेस्पिरेटरी क्वोशेंट बात कर रहे हैं फैट या ऑयल की, फैट या ऑयल की, तो इसका वैल्यू जो है दैट इज RQ इज इक्वल टू 0.70 होता है, या फिर अलग अलग केस में लेस देन 1 ही होगा, ठीक है। RQ जो होगा वो लेस देन 1 होगा। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, ठीक है, ट्राइपाल्मिटीन का, जिसमें C51H98O6 प्लस 145O2, ये 102CO2 प्लस 98H2O। देखो ये 102 बाई 145 हम लोग किए है, तो हमको क्या मिला है, 0.70 हो गया है। ये क्वेश्चन जो है ये ट्राइपाल्मिटीन है, ट्राइपाल्मिटीन, ये 2 साल पहले नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। ये इससे सिंपल से पूछा गया है ट्राइपाल्मिटीन का RQ वैल्यू क्या है, 0.70 दिया हुआ था, लेस देन 1 दिया हुआ था, मोर देन 1 दिया हुआ था, 0 दिया हुआ था, तो 0.70। ठीक है, देखो तीसरा है ऑर्गेनिक एसिड्स की हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स में RQ का जो वैल्यू होता है इट इज ग्रेटर देन 1। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 3 एसिड का दिया हुआ है, जैसे कि मैलिक एसिड के केस में, मैलिक एसिड, इसका रेस्पिरेटरी क्वोशेंट जो है 1.33, 4/3 आता है, ठीक है, 4CO2 3O2। वहीं ऑक्सैलिक एसिड की हम बात कर रहे हैं,
हम ऑक्सैलिक एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है ये 4 होता है, एंड साइट्रिक एसिड, इट्स रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज 1.3। ठीक है, सिंपल याद रखना है ये डेटा। फोर्थ ये हो गया। फोर्थ लिखना, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, अगर इनकम्प्लीट होता है, जो कि हम देखते हैं किसके केस में इनकम्प्लीट कह रहे हैं कि पूरे तरीके से ऑक्सीडाइज अभी नहीं होता है एक बार में, जो कि कैम के केस में होता है। कैम प्लांट्स में रात में क्या होता है, रात में हम जानते हैं कि वो मैलिक एसिड बना के रख लेता है, ठीक है। दिन में उसका उसमें से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो सिंपल समझना कि यहाँ पे रात में कैम प्लांट्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन तो लगता है लेकिन फोटोसिंथेसिस बंद रहता है। फोटोसिंथेसिस क्या होगा, नहीं होगा। तो उस समय CO2 क्या हो रहा है, रिलीज नहीं हो रहा है, रात में सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है, जिसके वजह से पार्शियल जो होता है ऑक्सीडेशन कार्बोहाइड्रेट्स का, तो ऑक्सीजन तो कंज्यूम होता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता ही नहीं है। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है, CO2/O2। तो CO2 क्या है, 0, और O2 लग रहा है, मतलब 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कार्बोहाइड्रेट्स का, तो इसमें लिखिएगा इन कैम प्लांट्स ड्यूरिंग नाइट रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है दैट इज 0। प्रोटीन की हम बात करते हैं, प्रोटीन का बुक में दिया हुआ है 0.9, एंड दैट वेरीज फ्रॉम 0.8 टू 0.9। लास्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, एनारोबिक का रेस्पिरेशन। एनारोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो समझो CO2 है लेकिन बाई 0O2 जितना भी मान लो XCO2 निकल रहा है, तो 0O2 निकल रहा है, तो 0 से डिवाइड किए तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इसका क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। Yeah. देखिए, इसके बाद से लास्ट टॉपिक हम लोग का डालिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन लास्ट टॉपिक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन।
फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। देखो पहला लिखना टेम्परेचर, पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो ऑप्टिमम होता है दैट इज 20 to 35 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम जो टेम्परेचर जाता है जिस पे रेस्पिरेशन हो सकता है वो 45 46 डिग्री, मतलब 50 के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एंजाइम्स जो है वो क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। तो ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर that is 20 degree Celsius to 35 degree Celsius, and maximum जो है वैल्यू वो 45 to 50 डिग्री सेल्सियस है। At low temperature, enzymes get inactivated, while at high temperature enzymes get denatured. तो ये देखो, इसी में एक वैल्यू मैंने बताया था जिसको क्यूटेन, वहां पे फोटोसिंथेसिस में बताया था। क्यूटेन वैल्यू हम लोग कहते हैं, या हम कह रहे हैं क्यूटेन का मतलब क्या हुआ कि 10 डिग्री सेल्सियस हम लोग बढ़ाते हैं अगर, लेकिन बढ़ा किस पे रहेंगे, मिनिमम पॉइंट पे, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस पे 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं तो 2 to 3 टाइम्स जो है, 2 to 3 टाइम्स जो है रेस्पिरेशन बढ़ता है या घटता है, समझना इस चीज से। ये मिनिमम वैल्यू, ऑप्टिमम का मिनिमम वैल्यू की हम बात करते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस पे 10 डिग्री घटाएंगे तो आधा हो जाएगा, ठीक है, रेट रेस्पिरेशन का। 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो दुगना से 3 गुना हो सकता है। ये हो गया क्यूटेन वैल्यू। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज ऑक्सीजन, क्योंकि रेस्पिरेशन एरोबिक की हम बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज ऑक्सीजन। देखा गया है, एक आपने पढ़ा है पैस्चर के बारे में, पैस्चराइजेशन टेक्निक पढ़ा था, ठीक है। तो देखा गया है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब हम ऑक्सीजन डाल देते हैं, मतलब वहां अगर एरोबिक कंडीशन हम कर देते हैं
तो एनारोबिक रेस्पिरेशन रुक जाता है। और इसी चीज को लुइस पैस्चर ने बताया था, इसीलिए इस चीज को हम लोग पैस्चर्स इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें लिखिएगा द इनहिबिशन of anaerobic respiration anaerobic respiration anaerobic respiration by O2 concentration is called Pastor's effect. देखो, अब मान लो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनारोबिक कंडीशन है, ये क्या हो रहा है कि अब कम हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, मान लो एक जगह जहां पे एक सिचुएशन में जहां पे पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था, अब वहां पे हम धीरे धीरे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं, तो एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही सेम पेस पे हो रहा होगा, ठीक है। इसी पॉइंट को हम लोग ट्रांजिशन पॉइंट कहते हैं। फिर ऑक्सीजन और बढ़ाएंगे, एनारोबिक और कम होता चला जाएगा, तो एक और पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि वहां पे एनारोबिक कंप्लीटली बंद हो गया, अब एरोबिक रेस्पिरेशन होने लगा है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एक्सटिंक्शन पॉइंट, ठीक है। जो मिनिमम वैल्यू है ऑक्सीजन का जिसपे कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है, वो खत्म हो जाता है, उसी पॉइंट को एक्सटिंक्शन पॉइंट भी कहते हैं हम लोग। सर, बोलिए। ये O2 concentration इज कॉल्ड के बाद क्या लिखे हैं? Pastures, Pastures, Pasture। लिखिएगा नेक्स्ट, ऑक्सीजन concentration at which both aerobic and anaerobic respiration takes place simultaneously is called as transition point, is called as transition point, is called as transition point। हो गया?
इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखना। द मिनिमम amount of oxygen amount of oxygen the minimum amount of oxygen at which aerobic respiration at which aerobic respiration takes place and anaerobic respiration becomes extinct is called extinction point. Extinction point is called extinction point. Is called extinction point. हो गया। ये था हमारा दूसरा फैक्टर। थर्ड फैक्टर लिखिएगा CO2। मतलब ऑक्सीजन समझो कि बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, बढ़ता है। वहीं पे अगर हम लोग CO2 को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन घटता है। हम लिख सकते हैं इफ CO2 concentration increases then rate of respiration decreases। हम लोग करते क्या है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को हम लोग हाई CO2 कंसंट्रेशन में रखते हैं। वहां पे जहां पे ऑक्सीजन कम होता है, ऑक्सीजन कम होगा तो उनका ऑक्सीडेशन कम होगा, और ऑक्सीडेशन कम होगा तो वो खराब कम होंगे। तो इसी चीज को हम गैस स्टोरेज भी बोलते हैं। इसी चीज को हम गैस स्टोरेज भी बोलते हैं। एक मिनट, ठीक है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। प्रिजर्वेशन ऑफ fruits and vegetables at high CO2 concentration is called gas storage। is called gas storage।
ये हो गया थर्ड फैक्टर, दैट इज CO2। फोर्थ फैक्टर लिखना, सॉल्ट्स। अगर समझो कोई ऐसा प्लांट है जो वाटर में जिसको हम रखे हैं, उसको उठा के सॉल्ट वाले कंसंट्रेशन में डाल देते हैं, तो क्या उसका रेस्पिरेशन घटेगा या बढ़ेगा? सिंपल है, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए, सॉरी, सॉल्ट के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए? मेटाबॉलिक एनर्जी चाहिए होगा, और वो मेटाबॉलिक एनर्जी वो रेस्पिरेशन के ही थ्रू अचीव करेगा। तो इसीलिए उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। if a plant if a plant is is transferred transferred from water water to salt solution to salt solution, its respiration increases, its respiration increases. This is known as this is known as salt respiration. Salt respiration. This is known as salt respiration. Full stop. Because absorption of ions absorption of ions require metabolic energy. Metabolic energy. Metabolic energy. ये था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ, हॉर्मोन्स। इसके बाद के चैप्टर में हम लोग को पीजीआर में पढ़ना भी है कि ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी रेट को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। साथ ही साथ जिस समय फ्रूट्स पकता है तो उस समय उससे एक गैस निकलता है जिसको इथाइलिन हम लोग कहते हैं। इसके प्रेजेंस में भी जो प्लांट है वो उसका रेस्पिरेशन क्या हो जाता है? काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, और इसी इफेक्ट को हम लोग क्लाइमेक्टेरिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो एज अ जनरल जो रूल है दैट इज कि जो प्रोमोटिंग हॉर्मोन्स रहते हैं उनके प्रेजेंस में रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है? इंक्रीज करता है। एंड प्रोमोटिंग हॉर्मोन्स कौन कौन सा है हम लोग देखेंगे भी इसके बाद के चैप्टर में। इंडोल एसिटिक एसिड, जिबरेलिक एसिड एंड साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन increase the respiration rate, increase
the respiration rate, increase the respiration rate next point लिखिएगा the increase rapid increase in rate of respiration during ripening of fruits during ripening of fruits and senescence of leaves and plant organs, senescence of leaves and plant organs is is called as climacteric respiration. Climacteric respiration. और ये क्यों होता है? It is due to production of ethylene C2H2 hormone. Okay. Next, जो है दैट इज हमारा लाइट. सिक्स्थ, लाइट इंटेंसिटी जितना बढ़ाएंगे रेस्पिरेशन रेट उतना बढ़ता है, क्योंकि लाइट बढ़ता है तो देखते हैं कि स्टोमेटा भी क्या होता है, बढ़ता है, और रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट है उसका ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि क्या है, ग्लूकोज. ठीक है. तो क्योंकि हम लोग प्लांट की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता है.
क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स में इंक्रीज होता है। देखिएगा, रेट ऑफ respiration increases with increase in light intensity, with increase in light intensity. Seventh, injury, disease and wounds. Injury, disease and wounds. अगर मान लो इंजरी हो जाता है या कोई डिजीज हो जाता है, उस केस में भी क्या होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि बॉडी को फाइट करने के लिए हम कह सकते हैं कि इम्यूनिटी चाहिए होगा, या सेल्स ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, डिजीज के केस में, इंजरी और वुंड्स के केस में रिपेयर करना है तो उसमें क्या है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उस केस में भी क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है एज। एज के केस में क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ता है रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज होता है, यानी कि जो यंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। एज बढ़ेगा, रेस्पिरेशन घटेगा। नेक्स्ट है वाटर। वाटर, तो वाटर जितना ज्यादा होगा रेस्पिरेशन रेट उतना ज्यादा होता है। सीड्स में क्योंकि वाटर कम होता है तो रेस्पिरेशन रेट भी सीड का क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उसमें वाटर की कमी होती है। हम लिख सकते हैं वाटर ज्यादा, रेस्पिरेशन ज्यादा। और लास्ट पॉइंट है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन को क्या करते हैं, हैम्पर करते हैं या डिक्रीज करते हैं। जैसे कि आपके साइनाइड्स हो गए, एजाइड्स हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ड्राई नाइट्रोफिनॉल जिसे हम डीएनपी कहते हैं, ड्राई नाइट्रोफिनॉल हो गया, रोटेनॉन, एंटी माइसिन, एमाइटल, ये सारे सब्सटेंसेस जो है, these inhibit respiration।
these inhibit respiration. These inhibit respiration. बस इतना ही है. हो गया. हाँ, खत्म हो गया. ये चैप्टर खत्म हो गया हम लोगों का. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, लास्ट चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे. और वो भी छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा दिन नहीं लगेगा, खत्म हो जाएगा. ठीक है. चलिए, एंड कर रहे. ओके, बाय.